औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने इल्म में अपने रिज़्क़ में आसानी और बरकतों की दुआ मांग कर और इस बात पर यकीन कर कर कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बरकतें और रहमतें अता की। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, हम उसके लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अभी तक मेरे बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी ज़रा हम देख लें कि मैंने अभी तक आप लोगों को क्या कुछ पढ़ा दिया या अभी तक आप लोग क्या सीख चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने बात एटम से शुरू की थी, फिर मैंने मैटर समझाया आपको। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। याद है ना? याद है ना? मैस मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी कॉल्ड इट्स मैस। स्पेस ऑक्यूपेशन का बताया, लेंथ एरिया और वॉल्यूम होना चाहिए चीज़ का। तो हम कहेंगे चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। फिर मेरे बच्चों मैंने सब्सटेंस की बात की। मैंने किसकी बात की? सब्सटेंस की बात की। फिर मैंने आपको सब्सटेंस की टाइप्स की बात की थी। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। फिर मैंने उसकी एग्जांपल दे दी थी आपको। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड बताया। एलिमेंट हमारा कवर हो चुका, उसमें एटॉमिक नंबर आया था। ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एटम 3 पार्टिकल्स के मिलने से बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फिर बेटा मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या मुराद है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस तरह तरतीब पाए हुए हैं, किस तरह इनको अरेंज किया गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि एटम के 2 हिस्से हैं स्ट्रक्चर में, एक को शेल कहते हैं, दूसरे को न्यूक्लियस कहते हैं। मैंने आपको शेल की डेफिनेशन दे दी, न्यूक्लियस की डेफिनेशन दे दी, और फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन दी। फिर रिमार्क दिया कि आप दुनिया में कोई भी एटम पकड़ लें, तमाम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की किस्म एक जैसी है, सारे एक जैसे होते हैं। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? उनकी तादाद में। सोने में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद है वो लोहे के बराबर नहीं है। याद आया नहीं यार? और फिर मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट की जो टाइप है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती है। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ या एटम की प्रॉपर्टीज़ उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद की मोहताज है। प्रोटॉन्स की तादाद आपको ये बताएगी कि ये एटम किस एलिमेंट का है। याद आया नहीं यार? ये मैंने कल आपको रिमार्क दिया था। फिर मैंने आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन दे दी थी, मास नंबर की डेफिनेशन दे दी थी, और मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है जी? रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। याद आया नहीं यार? अब आपके नोट्स में मेरे कल मैंने आपको रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है जी। एनी टाइप ऑफ चेंज, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे। एनी टाइप ऑफ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1 किसमें? ठीक है। एनी टाइप ऑफ चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एटसेट्रा वगैरह, ये फिजिकल स्टेट्स हैं। फिजिकल स्टेट की मतलब डेफिनेशन क्या होती है? द स्पेसिफिक फॉर्म इन विच ए मैटर एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, ये वो स्पेसिफिक फॉर्म होती है। देखिए पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, 1 atm प्रेशर। सुन लो बेटा, तो इस स्टेट के लिए बेटा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है और प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो मखसूस बेटा सुन लो मेरे बच्चे, सुन लो। जब तुम लोग दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो फिजिकल स्टेट की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ साइड पे। द स्पेसिफिक फॉर्म, फॉर्म कहते हैं किसको? शक्ल को।
in which जिसमें a substance exists at a particular temperature and pressure is called physical state of matter. देखें बेटा, तो द स्पेसिफिक मखसूस, खास, मखसूस या खास फॉर्म कहते हैं किसको? शक्ल को। इनका मतलब में, विच, जिसमें, ए सब्सटेंस, एक शय, एक एग्जिस्ट पाई जाती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास दर्जाए हरारत पर, टेम्परेचर, ठीक है, सुन रहे हो, एंड प्रेशर, और दबाव पे, हवा हमें दबाती है ना नीचे, तो इज कॉल्ड इस फिजिकल स्टेट, बेटा वो उसकी फिजिकल स्टेट होती है, उसकी तिबिड़ी हालत। फिजिकल स्टेट को उर्दू में कहते हैं तिबिड़ी, जो नजर आए, जो आपको हालत। जैसे सॉलिड, आप बर्फ को पिघलाते हैं, क्या बन जाता है? लिक्विड। लिक्विड को आप इवेपोरेट करें तो गैस बन जाता है, गैस को ठंडा करें लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करें तो वापस सॉलिड बर्फ बन जाती है, ऐसा ही है ना। तो बेटा एनी टाइप ऑफ चेंज, एनी कहते हैं किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का चेंज कहते हैं तब्दीली, तगय्युर, किस में? इनका मतलब में फिजिकल स्टेट में। ये भी एक रिएक्शन है, इसे फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। पानी जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो H2O ही होता है, जब आप उसे गर्म करके लिक्विड बनाते हैं फिर भी क्या होता है? H2 होता है। भाप की फॉर्म में भी क्या होता है? H2O ही होता है। ठंडा समझ आया नहीं? आप वापस भी ला सकते हैं। तो एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी किस्म की तब्दीली, किसमें? फिजिकल स्टेट में। वो सुन रहे हो? रिएक्शन है। नंबर 2 किसमें? कंपोजिशन। किसमें? कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन क्या होती है? बनावट। किसमें? बनावट में। एनी टाइप ऑफ चेंज द फिजिकल स्टेट इन कंपोजिशन, कंपोनेंट्स में चेंज आ जाए। और नंबर 3 आइडेंटिटी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? बताता हूं बेटा। आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है जात में, इन आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस की नेचर, फितरत ही तब्दील हो जाए, इज कॉल्ड रिएक्शन। हम उसे रिएक्शन कहते हैं, हम उसे तामुल कहते हैं, अमल कहते हैं, उसे तामुल कहते हैं, अमल कहते हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? अब ये फिजिकल स्टेट में जो चेंज आएगा उसे फिजिकल रिएक्शन कहेंगे। अब कंपोजिशन को समझ लो, कंपोजिशन में कैसे चेंज आएगा? मेरा बच्चा, आपने नेचुरल गैस, ये जो वॉल से बाहर आ रही होती है, चूल्हे का बटन खोला, उसे नेचुरल गैस ही, उसका फार्मूला CH4, ठीक है। हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। आपने इसको किया इग्नाइट, शोला दिया, फ्लेम दिया, तीली लगाई, उससे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होगी और पानी बनना शुरू हुआ, साथ आपको क्या मिली? हीट मिली, जिससे आप खाना पकाते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आपने कभी सोचा जो आप तीली लगाते हैं, आग बाहर लगती है, पाइप के अंदर नहीं जाती? कभी गौर किया? क्यों पाइप के अंदर आग क्यों नहीं जाती? जिस पाइप से नेचुरल गैस बाहर आ रही होती है, समझ आ रही है? समझ आ रही है? उस पाइप के अंदर आग क्यों नहीं चली जाती? जलने के लिए याद रखना किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ये रिएक्शन है जलना भाई। जिन पाइप्स के अंदर आपकी सुई गैस मौजूद होती है, नेचुरल गैस मौजूद होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन है। अगर होगी तो पाइप धमाके से फट जाएंगे। उनके अंदर नेचुरल गैस होती है, CH4 होती है, सिर्फ ऑक्सीजन है।
जैसे ही गैस बाहर निकलती है हवा में क्या है? ऑक्सीजन, जिसमें तुम सांस ले रहे हो यार। जैसे ही गैस बाहर निकलती है बाहर क्या है? ऑक्सीजन। तीली लगाते हो दोनों का रिएक्शन हो जाता है। लेकिन पाइप के अंदर सिर्फ कौन होती है? ये सिर्फ किसमें होती है? पाइप में। ये सिर्फ किसमें होती है? पाइप में। ये किसमें होती है? एयर में। अब जैसे ये एयर में आएगी ऑक्सीजन से फ्लेम आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, फौरन आग पैदा होगी और फिर क्या होगा? आपको हीट मिलेगी। सुन रहे हो? आप ये सवाल किसी से पूछ भी सकते हो, मेरी बात सुन रहे हो? कि सुई गैस के पाइपों के अंदर आग क्यों नहीं जाती, बाहर आके लगती है? क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सांस का काम करती है। जहां ऑक्सीजन होगी वहां जलने का अमल होगा, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी जलने का अमल भी नहीं। समझे? बर्निंग क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। याद रखना आप क्या बोलो, बर्निंग क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बर्निंग क्या है? हाँ बेटा आप क्या कह रहे हैं? मैं फिर समझा देता हूँ। ये किस में है? CH4। ये नेचुरल गैस का फार्मूला है। ये किस में होती है? पाइप में। अब इसको जलने के लिए क्या चाहिए? और ये किस में होती है? एयर में। जब ये पाइप से बाहर आएगी तो ऑक्सीजन मिलेगी ना, और फिर इससे आग पैदा होगी, और आग के नतीजे में क्या बनेगा? CO2, H2O, और साथ क्या बनेगी? हीट। अब मैं ये कैसे लिख रहा हूँ बेटा, इसकी एक ट्रेनिंग होगी आपकी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, मैं आपको लिखना सिखाऊंगा सारा कुछ इंशाल्लाह। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ आप भी लिखेंगे इंशाल्लाह, आप भी लिखेंगे, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पाइप के अंदर क्या ही होती? ऑक्सीजन। नेचुरल गैस के पाइप में क्या होती है? CH4। आगे वॉल लगा होता है, ऐसा ही है ना? समझ आ गया? इसमें सिर्फ CH4 है। अगर इसके अंदर भी O2 होती पहले पाइप फट जाता, इसके अंदर O2 नहीं होती। इस वजह से जलने के लिए क्या चाहिए होती है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, आइंदा समझ लेना, केमिस्ट्री समझा रहा हूं आपको। बर्निंग जहां बात आए ना जलने की, किसकी बात है? जलने की। इसका मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जलने का मतलब यह है जब कोई चीज जल रही है तो इसका मतलब किससे रिएक्शन कर रही है? कोयला जल रहा है, इसका मतलब किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। सुन रहे हो? ऑयल जल रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। बर्निंग जहां होगी वहां रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगी। ये हीलियम होती है, हीलियम। ये जलती नहीं है। नोबल गैस है, क्यों जलेगी? रिएक्शन ही नहीं करती किसी से। नोबल गैस है ना, आखिरी शेल कंप्लीट है ना इसका। हमारे मुंह में CO2 होती है, हमारे मुंह से जो बाहर निकलती है ना, ये होती है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड। यह हवा से वजनी होती है, इसलिए गुब्बारा नीचे बैठता है। पाइप में ये होती है ना, ये वाली नहीं यार, ये हमारे नहीं, इससे कैसे उड़ता है? वो जो बाहर सिलेंडर में होती है ना, वो हीलियम होती है अल्लाह वाले। दुनिया का दूसरा हल्का एलिमेंट है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। ये बहुत हल्का होती है, इसलिए ऊपर उड़ जाती है। लकड़ी को पानी में फेंको कहाँ आती है? ऊपर आती है ना। इसका भी यही हिसाब है, ये हल्की गैस है इसलिए हवा में ऊपर जाती है। हीलियम होती है उसमें। भाई किसने कह दिया CH4 होती है? पता नहीं क्या करते रहते हो हर वक्त। गैसीय गुब्बारों में हीलियम होती है। कौन होती है? या हीलियम होती है या हाइड्रोजन होती है, या ये होती है या ये होती है। हल्की गैस होती है ताकि ऊपर जाए ना। घरों में ये इस्तेमाल होती है यार, मैंने ये कहा CH4। तो उससे गुब्बारा उड़ता है, पता नहीं कैसे उड़ता होगा। नहीं उड़ता जी, नहीं उड़ता बेटा, उससे नहीं उड़ता जी बेटा। वो मैं आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये लो भैया कंपोनेंट्स। पाइप से क्या बाहर आया था? ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन गई? CO2 और H2O। CH4 कहीं है, जलने के बाद कहाँ गई? कंपोनेंट से चेंज हो गए। यह है केमिकल रिएक्शन। और आइडेंटिटी चेंज होने का क्या मतलब है? आपके पास क्या था? लोहा। आपने कोई रिएक्शन किया, किस में चेंज कर दिया? सोने में। फितरत ही तब्दील हो गई। जैसे मैं कहता हूँ मर्द था लड़की बन गया, फितरत ही तब्दील हो गई, आइडेंटिटी तब्दील हो गई। आजकल कर रहे हैं ना गोरे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स,
मर्द को औरत बना रहे हैं, औरत को मर्द बना रहे हैं। दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, आइडेंटिटी चेंज कर। लेकिन एलिमेंट्स में हो सकता है, न्यूक्लियस को तोड़ दो, दो टुकड़े बनेंगे, एक नया एलिमेंट होगा, एक नया एलिमेंट होगा। बात नहीं समझ आ रही? आ रही है? किस किस को आ रही है? आ रही है ना? गुड। आगे चलूं? बोलते ही नहीं। तो बेटा ये 3 काम हो सकते हैं। अब रिएक्शन की टाइप्स कितनी है? रिएक्शंस की टाइप्स कितनी हैं? कितनी टाइप्स है रिएक्शंस की जी? 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं जी? 3 टाइप्स हैं जी रिएक्शंस की। और पहले टाइप को कहते हैं हम लोग फिजिकल रिएक्शन, अच्छा, फिजिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लें जी। अब समझिएगा, इनकी डेफिनेशंस को भी समझिएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1 बेटा गौर से सुने, फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन तिबी तामुल, केमिकल रिएक्शन कीमियाई, इसे कहते हैं तिबी तामुल अमल, इसे कहते हैं कीमियाई अमल। ये पूरी केमिस्ट्री इसके गिर्द है, इस रिएक्शन के गिर्द। इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियाई अमल, न्यूक्लियस इसमें हिस्सा लेगा, अमल। ठीक है। अच्छा जी, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, जरा जल्दी से बता दें। अगर गौर से सुने, मैं एक आपको डेफिनेशन पहले बता दूं जो आपको समझ आ जाएगी। एटम के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से, एक को न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को शेल कहते हैं। ऐसा ही है ना? ये शेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। अब बेटा गौर से सुनना, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच जी नीदर द in which neither the, सुन लो, neither the nucleus, nor the outermost shell, सुन लो, shell electrons of atoms take part। इस कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। दैट का मतलब होता है वो, टाइप का मतलब किस्म, आपकी रिएक्शन तामुल की, इन विच, जिसमें, विच मैंने लिखा ही नहीं था, जिसमें नीदर, ना तो, द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, नॉर, ना ही, ना तो न्यूक्लियस और ना ही आखिरी। आउटर का मतलब होता है आखिरी, आउटर मोस्ट, आखिरी। शेल कहते हैं मदार को। ठीक है, शेल को है। एटम में एक शेल तो नहीं होता, एक से ज्यादा शेल्स होते हैं, सुन रहे हो? ना शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे और ना न्यूक्लियस हिस्सा। तो एटम का कोई चीज हिस्सा लेगी? एटम के 2 ही तो हिस्से हैं, ना उसमें न्यूक्लियस हिस्सा ले रहा है, ना उसमें शेल्स हिस्सा ले रहा है। तो क्या एटम में चेंज आएगा? एटम में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। कोई नई चीज नहीं बनेगी, ना इसमें न्यूक्लियस हिस्सा लेगा, ना इसमें आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा, इसमें शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी हिस्सा नहीं लेंगे। आप एटम्स के टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब, टेक का मतलब लेना, टेक का मतलब लेना, पार्ट का मतलब हिस्सा। इज है कॉल्ड कहलाता, उसे हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के जो एटम्स हैं, ना उनके न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं और ना उनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। आपका मादे में कोई तब्दीली, आपकी चीज में कोई तब्दीली, आपके सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आती। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? किसी चीज में कोई तब्दीली, बस शक्ल तब्दील हो जाएगी। इसकी मिसाल क्या देता हूं, एग्जांपल गिवन।
आपके पास आइस थी, बर्फ, सुन रहे हो? आपने गर्म किया, हीट किया, क्या बन गया? वाटर, लिक्विड। आपने इसको भी गर्म किया, हीट किया, क्या बन गई? स्टीम बन गई, भाप बन गई, गैस बन गई। इसे गैस कहते हैं, इसे लिक्विड कहते हैं, और सुन रहे हो? और इसे सॉलिड कहते हैं। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? लेकिन बेटा आइस का फार्मूला क्या होता है? H2O। गर्म किया पानी, H2O, स्टीम भी, फर्क कोई नहीं है, इसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली, H2O ही रहा, H2O ही रहा। लगा तब्दील हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन गया, लेकिन उसके कंपोनेंट्स में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई नई चीज़ है। असल में तो वही रहा ना H2O, शक्ल ही तब्दील हुई ना उसकी। समझ आया नहीं यार? असल डेफिनेशन ये है कि फिजिकल रिएक्शन में ना तो एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और ना कोई चीज़ हिस्सा नहीं लेती, सिर्फ उसकी शक्ल सूरत ही तब्दील होती है। ठीक है जी। अब आपने जो सादा ये डेफिनेशन असल में जो आपको समझ अब आ जाएगी कि एटम के कौन से पार्ट है, कोई पार्ट नहीं हिस्सा लेता एटम का, कोई चेंज नहीं आता एटम में, कुछ भी नहीं चीज़। सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो पहला क्या हो गया? इसकी एग्जाम्पल्स बेटा ये हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी? फिजिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाँ जी, बॉइलिंग इसकी एग्जाम्पल है, मेल्टिंग इसकी एग्जाम्पल है, फ्रीजिंग इसकी एग्जाम्पल है, चीज़ का जमा देना, इवेपोरेशन इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? लकड़ी से टूट गई, दो टुकड़े बने, एक लकड़ी का अब तोड़ा, दो टुकड़े बन गए, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, फर्क कोई नहीं पड़ा। सुन रहे हो? आपके पास इससे सोल्यूशन फॉर्मेशन, सोल्यूशन बनाना जी, क्या बनाना? सोल्यूशन फॉर्मेशन, फिजिकल रिएक्शन है। क्या था? पानी था, आपने उसके अंदर क्या डाल दी? चीनी डाल दी। पानी के गिलास में क्या डाल दी? चीनी डाल दी, हल हो गई। लेकिन चीनी के, पानी मीठा हुआ है ना, पानी पानी रहा, चीनी अंदर जाके हल हो गई है, उसके अंदर जाके क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है, उसके मालिक्यूल उसके अंदर जाकर उसके मालिक्यूल छुप गए हैं, लेकिन चीनी चीनी रही है। तो चीनी पानी में घोल के जो तुम मीठा पानी बनाते हो बेटा, ये भी फिजिकल रिएक्शन है। इसकी डिटेल जब आप आगे बताऊंगा कैसे फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन चीनी में कोई चेंज है, पानी में कोई चेंज है, नमक डाला, डिजॉल्व हो गया, नमक को आप अलग कर सकते हैं पानी से आसानी से, पानी उड़ा दे, पीछे नमक रह जाए, तो फिजिकल रिएक्शन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, फिजिकल रिएक्शन की एक और आपको डेफिनेशन बताता चलूं, आसान सी, जो बच्चा डेफिनेशन है। वैसे तो मैं कहूँगा ये वाली डेफिनेशन सही है जो मैंने भी आपको पीछे कराई है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है फिजिकल रिएक्शन की, दूसरी डेफिनेशन ये है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, हाँ, रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, नई चीज नहीं बनेगी। ए न्यू सब्सटेंस is not formed by the combination of two or more than two substances, बस is called। अब बेटा इसको वापस किया जा सकता है, जैसे बर्फ, इट कैन बी रिवर्स, ठीक है, इजीली। इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। हम इसको क्या कहते हैं? तो दैट वो टाइप किस्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की इन विच, जिसमें एन, इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म। सब्सटेंस कहते हैं शय को, सब्सटेंस कैसे कहते हैं? शय को। तो एक नई शय नहीं बनती, इस फॉर्म का मतलब बनना, ठीक है, बाय द कम्बिनेशन, मिलाप से, मिलाप से ऑफ के टू, दो, और या मोर, ज्यादा, दो भी मिल सकता है, दो से ज्यादा, देन का मतलब से, मोर देन टू, टू से ज्यादा मादा जात के, अशिया, चीजों के, ठीक है, इस है कॉल कहलाता फिजिकल रिएक्शन। अब बेटा आपके पास एक गिलास है, आपने उसके अंदर क्या किया? गौर से सुनना, पानी का गिलास है बेटा, उसके अंदर आपने पानी के गिलास में रेत भी डाल दी, क्या डाल दी? सैंड डाल दी, रेत नीचे बैठ जाएगी ना, आप इसके ऊपर बजरी भी फेंक दें, बजरी भी ऊपर आ जाएगी ना। और सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? बीच में पानी भी है, रेत भी है, बजरी भी है, तीन चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं, तीनों में कोई चेंज आया नहीं। लेकिन ये भी एक क्या है?
फिजिकल रिएक्शन मिली तो ही है ना, उनको मिला लेकिन उनमें कुछ चेंज नहीं आया, एज इट इज़ रही है, फिजिकल रिएक्शन। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी मिल सकते हैं लेकिन उनमें कुछ चेंज है, मिलने के बाद भी कुछ चेंज नहीं आया, इसे हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। ये सोल्यूशन फॉर्मेशन है। प्रॉब्लम किसी को अब है केमिकल रिएक्शन। जी केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हाँ दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, हाँ जी आखिरी से, ये पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है बेटा, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है। याद रखना एटम के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से, एक न्यूक्लियस, दूसरा शेल। याद रखना केमिस्ट्री में तुमने सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शंस पढ़ने हैं जिनमें आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, एक एटम से दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे से पहले में आ जाएंगे, या ये शेयर हो जाएंगे, आपस में इश्तराक हो जाएगा, शिरकत कर ली जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, हिस्से डाल दिए जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? याद रखना सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे बस, वो भी आखिरी शेल है। समझ आ गया? तो दैट टाइप of reaction in which only outermost तो दैट का मतलब बेटा वो टाइप कहते हैं, किस्म को आप कहते हैं कि रिएक्शन तामुल की इनमें विच जिसमें ओनली सिर्फ कौन द आउटर मोस्ट शेल आखिरी मिदार के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स के टेक पार्ट हिस्सा लेते हैं, इज कॉल्ड कहलाता है क्या? केमिकल रिएक्शन। हम उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब जरा गौर से सुनना, बस ये हम यहाँ ये कीमियाई तब्दीली तक ही पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी आपको नहीं बताऊंगा, जब आएगा तो मतलब जब जरूरत होगी बता दूंगा। तो गौर से सुने, आपके गौर से सुनना, गौर से मैं भी आपको बताता हूँ। आपके पास ऑक्सीजन है, क्या? ऑक्सीजन। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनना। आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में आपको पता 8 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है इसका, इसमें 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब जितने प्रोटॉन्स हैं उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे में 8 टोटल, लेकिन इसके देखिए 2 पहले में आ गए इलेक्ट्रॉन्स, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और बाकी कितने बचे? 6। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? ये नहीं सुन रहे? तो ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, क्या होता है? और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ आ रही नहीं है? जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो बेटा एक, मैं अब इसका आखिरी शेल बनाऊंगा ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है, इसका जो आखिरी शेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। 2 2 4 6। एक हाइड्रोजन इसके करीब आता है यहाँ पे यूं करके। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर दूं तो ये इसके साथ आके शेयरिंग करता है। इसके 2 हो गए, इसके कितने हो गए? अब ये भी इसके साथ आगे क्या करता है? 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं, ये भी शेयरिंग करता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से आपस में जुड़ते हैं। ये पानी बन गया, ना ये ऑक्सीजन है ना ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? H2। इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा डाल के आपस में जुड़ गए, क्योंकि दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। इसे 8 चाहिए, इसने एक इनसे शेयर कर लिया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। हाइड्रोजन ने 2 पूरे करने थे, एक इनसे। देखो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इसके आखिर में कितने पूरे हो गए? 8 पूरे हो गए। अब मिलकर आ रहे। अब ये पानी बन गया, तो किन्होंने हिस्सा लिया? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने। अभी फिलहाल मेरी बात गौर से सुनो, अभी फिलहाल ये समझ लो कि किन्होंने हिस्सा लिया? इलेक्ट्रॉन्स ने, और पानी बन गया। क्या बन गया? फिलहाल बात समझ आ गई है? ये पानी कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से आपस में मिलेंगे, आपस में इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे। इनके मिलाप में कौन हिस्सा लेंगे? जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। किसके जरिए से? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। किसके जरिए से?
अब कैसे जुड़ेंगे, ये जोड़ कैसे बनता है, कैसे जुड़ जाते हैं, बेटा मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा बॉन्डिंग के चैप्टर में, अभी फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह सोडियम एक एलिमेंट है, इसे आप हवा में रखो, उसको आग लग जाती है। क्लोरीन बड़ी जहरीली गैस है, सूंघोगे तो कल्टी हो जाओगे, पहुंच जाओगे ऊपर। सुन रहे हो नहीं सुन रहे, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जान से हाथ धो बैठोगे। अब सोडियम के बेटे याद रखना, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहले में कितने होते हैं 2, दूसरे में कितने होते हैं 10, सॉरी 8, टोटल कितने हो गए 10, एक पीछे बचा, ये आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन पहले शेल में कितने होते हैं 2, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 11 है, उसका 17 है। उसके पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 7 होंगे। सुन रहे हो? तीसरे में कितने होंगे? अब इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 1। ये बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये यहाँ आ जाता है। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब अपोजिट चार्ज यदि दूसरे को खींचते हैं, नहीं खींचते। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में चला गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिया, चला गया ना। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया नहीं किया? किया ना। और यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं किया, उसके पास ही रहा, लेकिन दोनों के शेल में घूमेगा। इसे कहते हैं शेयरिंग, हिस्सा डालना। और कमेटियाँ डालते हो, एक कमेटियों वाला काम है, कमेटियों वाला रिएक्शन है। इसमें एटमों की कमेटियाँ डलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमेटियाँ डलती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें उधार दे दिया जाता है, सखीन ले ले। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, एटम जुड़ेंगे, ये है केमिकल रिएक्शन। 2 तरह से होता है, या तो कमेटियाँ डलेंगी या फिर सखावत की जाएगी, दे दिया जाएगा मुकम्मल तौर पे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये है केमिकल रिएक्शन। अब इसके नतीजे में जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब ये दोनों क्लोरीन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, सॉरी सोडियम जुड़ जाएंगे, तो NaCl, ये खाने का नमक है जो तुम खा रहे होते हो। ये ना सोडियम की प्रॉपर्टीज रखता है, ना क्लोरीन की प्रॉपर्टीज रखता है, इसकी अपनी खुसूसियात है। सोडियम हवा में रखो जल जाए, खाने का नमक रखो जलता है? नहीं जलता। खाते हो नुकसान देता है? नहीं देता। क्लोरीन सूंघो ना जरा, फिर देखना क्या होता है। तो ना इसकी खुसूसियात क्लोरीन वाली है और ना इसकी खुसूसियात सोडियम वाली है, इसकी अपनी ही खुसूसियात हैं, लेकिन बना उन दोनों के मिलने से। कैसे? केमिकल रिएक्शन के जरिए से। किसके जरिए से? इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने से या इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, कमेटी डालने से। किसके डालने से? कमेटियाँ डालने से। मेरी बात समझ आई नहीं आई? तो बेटा जी ये है आपका केमिकल रिएक्शन। अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गया है तो याद रखना, एक ऐसा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, तो जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बने, वो होता है कंपाउंड। ये NaCl कंपाउंड है, पानी कंपाउंड है। किसके जरिए से बना? केमिकल रिएक्शन के जरिए से। किसके जरिए से? केमिकल रिएक्शन। अब इसमें देखें क्लोरीन भी मिली है, सोडियम भी मिली है, और किस तरीके से मिली है? इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। किसके जरिए से? तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एटम्स आपस में जुड़े हुए हों, किसके जरिए से? कीमियाई तौर पर इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए से। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इसलिए मैंने केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ाया कि आपको कंपाउंड सही तरीके से समझ आ जाए। समझ आ गई मेरी बात? केमिकल रिएक्शन समझ आ गया तो बेटा जी अब डेफिनेशन होगी किसकी? कंपाउंड की। कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने नहीं कराई अभी तक। जैसे उर्दू में मरकब, नोट्स पे तो होगी। तो मरकब क्या होता है? दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर सब्सटेंस की दूसरी टाइप थी, सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड by the chemical कीमियाई combination of 2 or more than 2 elements in a fixed ratio, एक मखसूस निस्बत में, by mass में छोड़ो, in a fixed ratio is called
बेटा मेरे से पूछो जी, वो किस्म किसकी? खालिस मादे की, खालिस मादे की अशया की विच जो इस है फॉर्म बनती बाय से केमिकल कीमियाई मिलाप से। कम्बिनेशन का मतलब क्या? मिलाप से। ऑफ टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड, फिक्स का मतलब खास, खास पक्की टकी, रेशो का मतलब निस्बत में मिलने से, ठीक है, निस्बत में, इनका मतलब में, अनासिर। अब देखो बेटा खाने का नमक में हमेशा सोडियम कितने होंगे? क्लोरीन कितना होगा? 1। पानी में हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। ऑक्सीजन कितना होगा? 1। तो निस्बत क्या? 2:1 की निस्बत है। इसमें क्या 1:1 की निस्बत है। 1 से 1 मिलेगा फिर बनेगा, 2 से 1 मिलेगा फिर पानी बनेगा। समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये रेशो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कंपाउंड, ठीक है बेटा। यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर है बेटा? अब केमिकल रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन दे दी। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मैंने फिजिकल में क्या कहा था? नॉट फॉर्म्ड। क्या? मैं क्या कहा? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड। अगर ये नॉट हटा दोगे ना तो यहाँ पे ये डेफिनेशन बन जाएगी, इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नॉट को हटा के आखिर पे केमिकल रिएक्शन डाल दो तो केमिकल रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। इसमें बनता है उसमें दोनों लिखनी है आपने और लिखी हुई है नोट्स पे भी, ठीक है जी। प्रॉब्लम किसी को? कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है आयनिक कंपाउंड, दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक एटम से दूसरे एटम में चला गया। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और जिसमें क्या हो? कमेटी डले, उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड हो उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? समझ आ गया? इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। कल बेटा इंशाल्लाह आखिरी चीज़ होगी, वो क्या? इम्प्योर सब्सटेंस, और उसमें मिक्सचर होगा। उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है और दूसरा हेटेरोजेनियस, और उसी के साथ बेसिक डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगा।